तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने अगले एपिसोड में। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़ रहे थे। हमने 3 टाइप के एक्सपेंशन देखे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा के बारे में पढ़ा, यहाँ हमने कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा के बारे में पढ़ा, और यहाँ हमने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा के बारे में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जो हमारा अल्फ़ा है, अगर उसको हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल्टा एल को डी एल लिख सकते हैं फॉर स्मॉल चेंज इन लेंथ, और डेल्टा टी को हम डी टी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर में अगर स्मॉल चेंज आएगा तो लेंथ में भी करस्पॉन्डिंग जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होगा, तो इस तरह से भी उसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली बीटा को हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन ए नॉट, और यहाँ डी टी लिख सकते हैं। सिमिलरली गामा को हम लिख सकते हैं ऊपर डी वी और नीचे वी नॉट लिखिए या सिंपली वी लिखिए, इनटू डेल्टा टी के जगह पर हम लिखेंगे डी टी। ठीक है, तो इस रूप को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कभी कभी आपको ये भी काम में आएगा। कब काम में आएगा मैं न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स देख रहे थे, जिसमें हमने पहला केस देखा बायोमेटलिक स्ट्रिप का। उसके बाद फिर हमने सेकंड केस देखा थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड, जिसके अंदर हमने 3 फार्मूला देखे, थर्मल स्ट्रेन का, थर्मल स्ट्रेस का और फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस का। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट्स अपने थर्ड एप्लीकेशन में, जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी स्टूडेंट्स, जब हम सिंपल पेंडुलम बनाते हैं तो सिंपल पेंडुलम, अगर मान लीजिए हमने मेटल का रॉड यूज़ किया है इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिस इज़ सपोज मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ेगा, और विंटर सीजन में जो है वो टेम्परेचर घटेगा सराउंडिंग का। तो हमको पता है कि जब भी टेम्परेचर में चेंज आता है डियर स्टूडेंट्स, तो इस मेटल रॉड का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा। तो पहले तो टाइम पीरियड का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जो हमारा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला से हमें एक बात ये पता चल रही है कि जो हमारा टाइम पीरियड है, देखिए इन चीज़ों को तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है। ठीक है, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और अगर लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को थीटा बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए थीटा नॉट जो है हमारा रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर हमारा जो समर सीज़न है, समर सीज़न में हमें पता है कि हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन थीटा नॉट। मैंने टेम्परेचर के लिए थीटा यहाँ पे सिंबल यूज़ किया डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के लिए मैंने थीटा सिंबल यूज़ किया। तो अगर थीटा हमारा थीटा नॉट से ज़्यादा हो जाए, थीटा नॉट से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी, और अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो हम ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर लेंथ इंक्रीजेस, तो दिस इम्प्लाइज दैट टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस। टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो घड़ी स्लो हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, है ना। टाइम पीरियड का बढ़ जाना, घड़ी स्लो हो जाना, क्लॉक बिकम स्लो, है ना, क्लॉक स्लो हो जाएगी। और अगर घड़ी स्लो हो गई तो इसका मतलब वो समय लूज़ करेगी, क्लॉक विल लूज़ टाइम, लूज़ टाइम, ठीक है। घड़ी स्लो हो गई, वो टाइम को लूज़ करेगी। अब देखिए ना, अगर मान लीजिए मेरी घड़ी 5 मिनट स्लो चल रही है, बजना चाहिए था 8 लेकिन बज रहा है 7:55, तो इसका मतलब मेरी घड़ी हर 1 घंटे में 5 मिनट पीछे चल रही है, यानी हर 1 घंटे में मेरी घड़ी 5 मिनट लूज़ कर रही है, अगर मेरी घड़ी 5 मिनट से पीछे है तो। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरी घड़ी 10 मिनट से पीछे है, यानी बजना चाहिए था 8 लेकिन बज रहा है 7:50, तो मतलब मेरी घड़ी जो है वो 10 मिनट से पीछे है, तो हर 1 घंटे में मेरी घड़ी 10 मिनट लूज़ करेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्लॉक विल लूज़ टाइम, ठीक है, समर सीज़न में। लेकिन वही अगर हम विंटर सीज़न की बात करें, अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स विंटर सीज़न की, तो देखते हैं विंटर सीज़न में क्या होगा। विंटर में डियर स्टूडेंट्स जो हमारा टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा सराउंडिंग के टेम्परेचर से, ठीक है, नहीं रूम टेम्परेचर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रूम टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा कि जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी,
और अगर लेंथ डिक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। टाइम पीरियड घटने का मतलब है कि जल्दी जल्दी वो ऑसिलेट करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि क्लॉक विल बिकम फास्ट, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्लॉक विल बिकम फास्ट। क्लॉक बिकम्स फास्ट यानी घड़ी 5 मिनट से आगे चल रही है, 10 मिनट से आगे चल रही है। बजना चाहिए था 8 लेकिन बज रहा है 8:10, 8:15, है ना। तो क्लॉक विल गेन टाइम, हम बोलेंगे यहाँ पे क्लॉक विल गेन टाइम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको आप पॉज करके चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं ये लिख रहा हूँ T = 2π√L/G। इसको ऐसा लिखिए या इसको ऐसा लिखिए, L का पावर 1/2 अपॉन G का पावर 1/2, ठीक है। अभी इसके डेरिवेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, पर मैं सबसे सिंपल वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट ये हाफ सामने आ जाएगा इनटू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ऐसा हम बोल सकते हैं डिस्टेंस। तो ये कहाँ से लिखा है, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे आपने ये पढ़ा होगा फ्रैक्शनल एरर के लिए, है ना। तो स्मॉल चेंज इन टाइम पीरियड इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज़ हाफ इनटू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो अब यहाँ पर जो है ΔL/L, जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो टेम्परेचर चेंज की वजह से आ रहा है। हमको पता है कि अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या कहती है, अल्फ़ा इज़ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, है ना। तो अभी टेम्परेचर को मैं क्या करता हूँ, थीटा लिखता हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए हमने टी यूज़ कर लिया है, इसीलिए टेम्परेचर के लिए टी यूज़ करने से कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम थीटा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ΔL/L को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ΔL/L इज़ नथिंग बट अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, ये आपको पहले से मालूम है। इसी चीज़ को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको अगर 2 बोल देते हैं, इसको अगर 1 बोल देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट ΔT/T जो है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, वो हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है। और यहीं से हम फ्रैक्शनल चेंज इन, इसको जनरलाइज भी हम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम इज़ नथिंग बट अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा टी हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा टी है वो है अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी, अल्फ़ा इंटू, अरे ये हाफ छूट गया यहाँ पे डिस्टेंस, ये देखिए ये वाला हाफ भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ, हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा डेल्टा थीटा टी अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो डेल्टा टी हमें नज़र आ रहा है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ वापस इस फार्मूला को। तो हम बोल सकते हैं लॉस और गेन ऑफ टाइम बाय अ क्लॉक इन टाइम टी टाइम में कितना लॉस या गेन हुआ टाइम का बाय अ क्लॉक, इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू टी। तो यहाँ डेल्टा टी इज़ द लॉस और गेन ऑफ टाइम। अब डेल्टा टी अगर पॉजिटिव आया तो समझिए टाइम उतना गेन हो रहा है, ठीक है, घड़ी फास्ट हो चुकी है। और अगर डेल्टा टी नेगेटिव आया तो मतलब समझिए टाइम लूज़ हो रहा है, यानी घड़ी स्लो हो चुकी है। तो ये चीज़ है। अब डेल्टा थीटा इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल को आपको यहाँ पे रखना है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यहाँ रखना है आपको। तो टोटल टी टाइम में टोटल लॉस या टोटल गेन कितना हुआ वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, इस फार्मूला का मैं आपको एप्लीकेशन भी सिखा दूंगा। एक आध प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस कि इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है। बहुत ही ईजी फार्मूला है और बहुत ही ईजी इसका एप्लीकेशन है, वो भी हम देखते हैं। पहले आप डिस्टेंस यहाँ तक ये वाला स्लाइड आप कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप डिस्टेंस पॉज करके ये भी कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर। तो आइए देखते हैं ये सवाल डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सवाल पढ़ें, खुद से ट्राई करें, देखें आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं, यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बाम पेंडुलम इधर रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी राइज इन टेम्परेचर हमको दिया हुआ है डेल्टा थीटा जो है वो हमको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस।
आगे उसने बोला एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ऑफ द रॉड इज़, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमको दी हुई है 2 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल हैव अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डेल्टा टी बाई टी का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, और वो है कि डेल्टा टी बाई टी इज़ नथिंग बट हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा, दैट्स इट। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हाफ इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा है हमारा 2 × 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा थीटा विच इज़ 10। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 10⁻⁻5, है ना, ये हो जाएगा 10⁻⁻5। ओ हो, पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब इसको परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी डेल्टा टी बाई टी इतना आया है, तो अगर इसको डेल्टा टी बाई टी को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3%, यानी कि 1 × 10⁻⁻3%। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अच्छा आप देखिए यहाँ पे ना हमको एक नेगेटिव ऑप्शन भी दिया हुआ है और एक पॉजिटिव ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है क्वेश्चन में, इसीलिए ऑप्शंस में बार बार उसने ऐसा परसेंटेज नहीं लिखा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड वाली बात हो गई, ऐसा समझ लीजिए आप। और मैं यहाँ बोल रहा था कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सेकंड ऑप्शन सही होगा या फोर्थ ऑप्शन सही होगा, कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो वो डिसाइड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, टेम्परेचर यहाँ राइज़ हो रहा है, टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, और टेम्परेचर राइज़ होने से लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है तो क्या होता है, लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम पॉजिटिव वाला ऑप्शन लेंगे, चौथा ऑप्शन लेंगे, ना कि दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है? क्लॉक विथ अ मेटल पेंडुलम बीटिंग सेकेंड्स कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे उसने बोला कि इफ़ इट लूजेस 12.5 सेकेंड अ डे यानी एक दिन में 12.5 सेकेंड वो लूज़ कर रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो डेल्टा थीटा हमारा है वो कितना है, तो ये तो हमारे ऑप्शन हैं इस तरह से। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो डेल्टा थीटा हम क्या बोल सकते हैं? देखिए इनिशियली टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, बाद में कितना हो गया, 25 हो गया, तो डेल्टा टी हमारा क्या होगा, 25 ही हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। और उसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ऑफ द पेंडुलम इज़। ठीक है, तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा हमको निकालना है, और हमको एक चीज़ और दी है कि इट लूजेस 12.5 सेकेंड पर डे। ठीक है, यानी डेल्टा टी जो है वो गेन या लॉस ऑफ टाइम जो हम बोलते हैं डेल्टा टी, वो 12.5 सेकेंड है पर डे, यानी ये जो डेल्टा टी है वो कितने टाइम में, 24 आवर्स यानी 86400 सेकेंड। उम्मीद है आपको ये मालूम होगा 24 आवर्स को सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे आप, 24 × 60 करने से 86400 मिल जाता है हमें, यानी इतने टाइम में इतने का क्या हुआ, लॉस ऑफ टाइम। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो हमने किया है। अब यहाँ पे अल्फ़ा हमें निकालना है, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हमें मालूम है। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा टी का फॉर्मूला। डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू टी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, डेल्टा टी हमारा 12.5 है इज़ इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा जो कि निकालना है, डेल्टा थीटा जो कि 25 है, और स्मॉल टी जो कि 86400 है। ठीक है, तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ 86400। अब चलिए सब वैल्यूज़ को इधर उधर करते हैं, तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा ये देखते हैं, 2 × 12.5। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और बाकी सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, तो 25 × 86400 यहाँ हम नीचे लिख देंगे। और अब इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस, तो ये तो 25 हो जाएगा, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/86400, इस तरह से हो जाएगा ये 1/86400 पर डिग्री सेल्सियस, जो कि कौन सा ऑप्शन पे मैच कर रहा है? हाँ जी, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी डिस्टेंस। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप फटाफट पॉज करके पहले तो ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप
ये कॉपी कर लेंगे। देखा डियर स्टूडेंट्स कितना ईजी है ना ये फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो बस ये फार्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है और इस फार्मूला को आपको अप्लाई कर देना है आँख बंद करके, ठीक है। तो चलिए कुछ और बातें करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की। और लिक्विड्स जो हैं उनमें लीनियर और एरियल एक्सपेंशन जो है वो नहीं होता है, पर सिर्फ़ और सिर्फ कौन सा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबाई बढ़ेगी लिक्विड की या सिर्फ एरिया बढ़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है। जब भी आप लिक्विड को हीट करेंगे, चाहे आप कैसे भी वेसल में उसको रख लीजिए, जब भी आप उसको हीट करेंगे तो पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए लिक्विड में जो एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो किसी भी लिक्विड को हम डायरेक्टली तो हीट नहीं कर सकते, किसी भी लिक्विड को, है ना। किसी भी लिक्विड को हमको किसी न किसी वेसल में डाल के हीट करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये एक वेसल है, इस वेसल में मैंने एक लिक्विड को डाला है। तो मान लीजिए मेरा लिक्विड यहाँ कहीं तो भी है इनिशियली, और उसको फिर मैंने हीट करना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसको हीट करना शुरू किया। तो जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ नाम दे देता हूँ। मान लीजिए इनिशियली जो इसका लेवल था वो P लेवल पे था, ठीक है। और फिर हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया और हम चले गए, है ना, हम कहीं घूमने फिरने चले गए और थोड़ी देर बाद हम लौट के आए। तो इस बीच हमारे पीठ पीछे क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। तो जब हमने हीट करना शुरू किया, आप बताइए हीट पहले किसको मिल रहा है, वेसल को। वेसल जो बर्तन है, जिस बर्तन में, जिस पतीले में उसको रखा है उस लिक्विड को, उसको हीट पहले मिल रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है और वो जल्दी हीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और वो एक्सपांड होने लगेगा। यानी ये जो वेसल हमने लिया है, दिस वेसल विल स्टार्ट एक्सपांडिंग फर्स्ट। वेसल सॉलिड का बना हुआ है तो वेसल एक्सपांड होगा। तो वेसल के एक्सपांड होने से जो हमारे लिक्विड का लेवल है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड का लेवल कितना नीचे जाएगा ये डिपेंड करता है कि वेसल कितना ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। जितना ज़्यादा वेसल एक्सपांड होगा लिक्विड का लेवल उतना ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि वेसल एक्सपांड होता गया सच दैट लिक्विड का जो लेवल है वो आ गया, वो Q पे आ गया। तो P से वो कहाँ आ गया, Q आ गया, ठीक है। और उसके बाद अब जो है लिक्विड हीट हो गया और अब लिक्विड एक्सपांड होना शुरू हुआ। अब तक कौन एक्सपांड हो रहा था, वेसल एक्सपांड हो रहा था, जिसकी वजह से लेवल P से Q पहुँच गया। और अब फाइनली लिक्विड हीट हो गया है और लिक्विड अब हीट होने के बाद एक्सपांड होना शुरू हो रहा है। तो अब लिक्विड जब एक्सपांड होगा तो लिक्विड एक्सपांड होने से ऊपर उठेगा, लेवल ऊपर उठेगा। और लेवल कितना ऊपर उठेगा डिपेंड करता है कि लिक्विड कितना एक्सपांड हो रहा है। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग टाइप का एक्सपांशन होगा। तो मान लीजिए कि लिक्विड एक्सपांड होना शुरू हुआ और एक्सपांड होते 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 लिक्विड जो है वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो लिक्विड ने एक्सपांड होना शुरू हुआ और लिक्विड यहाँ पहुँच गया, अपने दम पे पहुंच गया वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। यानी अभी जो फाइनल लेवल है उसका मैं उसको क्या बोल देता हूँ, R बोल देता हूँ, ठीक है। R इज़ द फाइनल लेवल। यानी हम जब लौट के आएंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें लिक्विड कहाँ दिखेगा, हमें लिक्विड लेवल R पे दिखेगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो PQ है, PQ इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द एक्सपांशन ऑफ वेसल। PQ इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्सपांशन ऑफ वेसल। और जो यहाँ पे QR है, QR इज़ रिप्रेजेंटिंग द रियल एक्सपांशन, द रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड है उसका रियल एक्सपांशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, QR। क्योंकि लिक्विड अपने दम पे कहाँ से कहाँ गया, Q से R गया, अपने एक्सपांशन की मदद से Q से R गया वो। पर हमें कितना एक्सपांशन दिखा, हमें सिर्फ इतना एक्सपांशन दिखेगा डियर स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा, हमें सिर्फ ये वाला एक्सपांशन दिखेगा। क्यों, क्योंकि हम पहले उसको इनिशियली कहाँ छोड़ के गए थे, P पे, और हमें फाइनली वो कहाँ दिख रहा है, R पे। तो हमें क्या लगेगा कि एक्सपांशन कितना हुआ है, हमें लगेगा कि एक्सपांशन सिर्फ इतना हुआ है, P से R, P से R। लेकिन एक्चुअल में एक्सपांशन कहाँ से हुआ है, एक्चुअल में एक्सपांशन Q से R हुआ है, लेकिन हमें दिखेगा P से R, ठीक है। तो अब हमें जो दिख रहा है उसी को हम एपरेंट एक्सपांशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो PR है, PR इज़ रिप्रेजेंटिंग द एपरेंट। एपरेंट मतलब जो दिखता है लेकिन होता नहीं है ना। तो एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड
ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिक्विड का जो टोटल एक्सपांशन है, टोटल यानी रियल एक्सपांशन जो है, वो एक्सपांशन ऑफ वेसल प्लस एपरेंट एक्सपांशन है? फिर से बोलता हूँ मैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रियल एक्सपांशन है वो एक्सपांशन ऑफ वेसल प्लस एपरेंट एक्सपांशन बोल सकते हैं हम? जी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बोल सकते हैं हम। इसीलिए हम लिखते हैं कि किसी भी लिक्विड के लिए जो उसका गामा रियल होता है वो होता है गामा वेसल प्लस गामा एपरेंट। गामा रियल इज़ गामा वेसल प्लस गामा एपरेंट। यानी बेसिकली दो टाइप के गामा यहाँ पे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक गामा रियल होता है और एक गामा एपरेंट होता है। किसके लिए? लिक्विड के लिए, है ना। लिक्विड के लिए दो टाइप के गामा होते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सपेंशन होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। यानी अल्फा बीटा गामा में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? लिक्विड में गामा होगा। लिक्विड के पास अल्फा नहीं हो सकता है, लिक्विड के पास बीटा नहीं हो सकता है। तो लिक्विड के पास सिर्फ और सिर्फ कौन है? गामा है। तो लिक्विड के पास दो टाइप के गामा है। कौन कौन? एक गामा रियल, एक गामा एपरेंट। अभी दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाट इज़ गामा रियल? तो गामा रियल जो है वो डेल्टा वी, देखिए गामा की डेफिनेशन क्या होती है, मैं इधर लिखता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो हमारा गामा रियल है वो होगा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये डेल्टा वी कौन सा है? ये डेल्टा वी रियल है, रियल चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर ऊपर हम रियल चेंज इन वॉल्यूम लेंगे तो हमको कौन सा गामा मिलेगा? रियल गामा मिलेगा। अच्छा, रियल चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या? जब हम बात कर रहे हैं रियल चेंज इन वॉल्यूम की, तो व्हाट इज़ रियल चेंज ऑफ वॉल्यूम? तो मैं आपको शेडेड करके दिखा रहा हूँ, आप डायग्राम में देखिए। सी दिस एंटायर थिंग इज़ रियल चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम वाटर, ये जो भी लिक्विड है वो अपने दम पे कहाँ से कहाँ गया? वो अपने दम पे Q से R गया है। रियल एक्सपांशन यानी रियल चेंज इन वॉल्यूम इतना है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम? सी दिस इज़ द एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। This part is giving us the apparent change in volume and this entire thing is giving us the real change in volume। ठीक है, तो गामा एपरेंट अगर मैं लिखूंगा तो गामा एपरेंट क्या होगा? डेल्टा वी एपरेंट अपॉन वी डेल्टा टी। नीचे सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ ऊपर अगर आप एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम लीजिएगा तो आपको गामा एपरेंट मिलेगा, और अगर आप रियल चेंज इन वॉल्यूम लीजिएगा तो आपको गामा रियल मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली जो है वो गामा रियल बड़ा होता है गामा एपरेंट से, क्योंकि जनरली जो है वो डेल्टा वी रियल ज़्यादा होता है डेल्टा वी एपरेंट से। जो दिखता है वो कम होता है और एक्चुअल में ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना। एक आइसबर्ग की तरह आपने पढ़ा है, आइसबर्ग का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होता है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाहर होता है। तो जो हमको दिखता है ये एपरेंट है, और जो एक्चुअल में होता है वो रियल है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एनीवेज ये सब तो कुछ बातें थी छोटी छोटी। तो गामा रियल और गामा एपरेंट का आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ और भी प्यारी प्यारी बातें हैं जो हम करेंगे। यहाँ पे आपको लगे हाथ में ये भी बता दूँ कि जो गामा वेसल है ये तो सॉलिड के लिए है, वेसल तो सॉलिड है ना, तो ये तो सॉलिड के लिए है। रियल और एपरेंट जो है वो लिक्विड के लिए है, और जो वेसल वाला है ये सॉलिड के लिए। तो हम गामा वेसल भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं गामा वेसल इज़ नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इनटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से हम गामा वेसल भी लिख सकते हैं। और एक बात आप और याद रखिए डिस्टेंस कि गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है सॉलिड्स के लिए। गामा इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस? 3 अल्फ़ा। तो गामा ऑफ वेसल इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा ऑफ वेसल। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हम वेसल के लिए लगा सकते हैं। क्या ये रिलेशनशिप हम लिक्विड के लिए लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि लिक्विड तो अल्फ़ा होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये हम सॉलिड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें कुछ और बातें हम करते हैं, क्रिटिकल बातें। पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स आप, हाँ अच्छा, इसको कॉपी करने से पहले 1 मिनट, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी नाम का भी एक एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स सॉलिड्स के अंदर में। सॉलिड्स के अंदर में एक एप्लीकेशन है एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। उसमें ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए ये एक मान लीजिए मेटल का प्लेट है, ठीक है,
और इस मेटल के प्लेट में, आप इसको मेटल का प्लेट मान सकते हैं या आप इसको मेटल का क्यूब मान सकते हैं, है ना। और ये सॉलिड है बिल्कुल। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर से कट किया, एक कैविटी कट किया हमने। मान लीजिए एक डिस्क कट करके निकाला और डिस्क को कट करके यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ बी। और डिस्क कट कर देने के बाद अब वो ऐसा दिखेगा, अब वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। डायग्राम एकदम परफेक्ट नहीं, पर आप समझ लीजिए कि हमने इसमें से डिस्क कट करके निकाला, तो अब वो ऐसा दिख रहा है वो प्लेट, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ सी। अब देखिए इसका मटेरियल और इसका मटेरियल सेम है, क्योंकि उसी मटेरियल में से काट के इसको निकाला गया है। तो अब अगर मैं डिस्टेंस इसको हीट करूँ, जितना इसका डेल्टा टी है, जितने से इसका टेम्परेचर बढ़ा है, अगर उतने से ही इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ और उतने से ही इसका टेम्परेचर भी बढ़ाता हूँ, तो टेम्परेचर राइज अगर सेम है तो फिर तीनों का एक्सपांशन सेम होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ ऑफ द कैविटी। यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सपांशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सपांशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू एक्सपांशन ऑफ सी। कब? जब इन तीनों को सेम टेम्परेचर से राइज़ किया जाए, तो फिर इन तीनों का एक्सपांशन सेम होगा। यानी यहाँ गड्ढा होने के बाद भी, कैविटी होने के बाद भी इसका एक्सपांशन उतना ही होगा जितना बिना गड्ढे के उसमें होगा, ठीक है। बिना कैविटी वाले मेटल में जितना एक्सपांशन होगा, कैविटी के साथ वाले मेटल में भी उतना ही एक्सपांशन होगा। यानी कैविटी बना देने से एक्सपांशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है ना, इनिशियल वॉल्यूम में तो कोई बदलाव नहीं है। इनिशियली ये इतना स्पेस ले रहा था, बाद में भी इतना ही स्पेस ले रहा है ना। जगह कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जितना टोटल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी उतना टोटल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अंदर की कैविटी से टोटल स्पेस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, जो वो ऑक्यूपाई करने वाला है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए इन तीनों का एक्सपांशन क्या होगा, सेम होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले एप्लीकेशन नंबर 4 बोल के आप ये कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कर लिया कॉपी आपने, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप यहाँ आ जाइए और फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों हमने जो फॉर्मूला देखे हैं ये गामा रियल और गामा एपरेंट के, तो इसमें अगर मैं बात करूं हमारे गामा एपरेंट वाले फॉर्मूला की, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी एपरेंट इज़ नथिंग बट गामा एपरेंट इंटू वी इंटू डेल्टा टी। इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, आइए उसके बारे में हम कुछ और चर्चा करते हैं। इसी फार्मूला को मैं दोबारा से लिखता हूँ, डेल्टा वी एपरेंट इज इक्वल टू गामा एपरेंट इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब हम इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं डियर स्टूडेंट्स? इसमें हम इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो हमारा लिक्विड है उसमें जो उसके लेवल में जो नेट राइज़ हो रहा है, नेट राइज़ हो या नेट फॉल हो, वो डिपेंड करता है डेल्टा वी एपरेंट पे, है ना। क्योंकि अगर आपको देखिए ये जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया था, इस एग्ज़ाम्पल में हमारा लिक्विड इनिशियली कहाँ था? इनिशियली वो पी पे था, यानी इनिशियली वो इस लेवल पे था, ठीक है। फिर वेसल के एक्सपांशन की वजह से वो नीचे गया, फिर लिक्विड के एक्सपांशन की वजह से वो ऊपर आया, है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज़ डेल्टा वी एपरेंट। एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम तो यही वाला है ना। तो नेट चेंज, नेट राइज किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा वी एपरेंट पे। तो अगर डेल्टा वी एपरेंट पॉजिटिव है तो देयर विल बी अ नेट राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, जैसे कि इस केस में हुआ है। लेकिन अगर डेल्टा वी एपरेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर नेट राइज के जगह नेट फॉल हो जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। पहले मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, गामा एपरेंट वी डेल्टा टी, अभी गामा एपरेंट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं। तो इस वाले रिलेशनशिप से अगर आप देखेंगे रिलेशन, तो गामा एपरेंट को मैं लिख सकता हूँ गामा रियल माइनस गामा वेसल। तो वही मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, गामा रियल माइनस गामा वेसल। ये मैंने किसके जगह पर लिखा? गामा एपरेंट की जगह पर लिखा, और ये इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको।
और इस तरफ हमारा कौन है, इस तरफ है हमारा डेल्टा वी एपरेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो 3 केसेस कौन से वो मैं आपको बता दूँ। तो पहला केस तो है कि अगर मान लीजिए, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है। अभी देखिए ये चीज़ें तो अपनी फ़िक्स है, हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं सभी केस में, और जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है वो भी फ़िक्स है, तो ये दोनों चीज़ें तो फ़िक्स हैं। अब बचता है ये मामला। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस हैं। पहला केस तो है कि अगर गामा रियल जो है वो बड़ा हो गामा वेसल के। ठीक है, यानी कि लिक्विड का अपने दम पे जो एक्सपांशन हो रहा है ऊपर आने के लिए, और ये जो गामा वेसल है यानी कि वेसल जो चौड़ा हो रहा है अपना लिक्विड के लेवल को नीचे ले जाने के लिए, तो गामा रियल अगर बड़ा है गामा वेसल से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा देखिए बड़ा माइनस छोटा, तो डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा वी एपरेंट जो है, डेल्टा वी एपरेंट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो लेवल है लिक्विड का वो राइज़ करेगा। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। फिर सेकंड केस में हम बोल सकते हैं कि जो गामा रियल है वो लेस देन गामा वेसल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है डियर स्टूडेंट्स, तो छोटा माइनस बड़ा, तो डेल्टा वी एपरेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में डेल्टा वी एपरेंट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ लेवल जो है वो अल्टीमेटली राइज़ करेगा, तो यहाँ जो है वो लेवल अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, और इसी में हम तीसरा केस भी बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा गामा रियल और गामा वेसल दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो उस केस में देखिए ये और ये अगर इक्वल हो गए तो फिर दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में डेल्टा वी एपरेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा वी एपरेंट ज़ीरो का मतलब है कि नो राइज और फॉल इन लेवल ऑफ द लिक्विड, मतलब ना ही लेवल ऊपर जाएगा ना ही लेवल नीचे आएगा। ठीक है, इसको मैं आपको इमेजिन भी करवा देता हूँ। देखिए जो पहला वाला केस है, इसमें गामा रियल ज़्यादा है, गामा वेसल कम है ना। इस बात को याद रखिए कि गामा रियल जो है वो लिक्विड का अपने दम पे ऊपर आना है ना, और गामा वेसल क्या करता है, वेसल चौड़ा होता है और लिक्विड को नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो गामा रियल लिक्विड को ऊपर उठाता है और गामा वेसल लिक्विड को नीचे ले जाता है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे में मुकाबला चल रहा है। तो पहला केस हम देख रहे हैं कि गामा रियल ज़्यादा और गामा वेसल कम। तो इसमें क्या होता है डिस्टेंस, ये पहला केस हमने एक्चुअली ऐसा ही देखा था। तो गामा रियल ज़्यादा है और गामा वेसल कम है, यानी जब वेसल कम चौड़ा हुआ और जब लिक्विड अपने दम पे एक्सपांड हुआ, तो अपने दम पे वो एक्सपांड होके ऊपर पहुंच गया। तो इनिशियली वो लिक्विड किस लेवल पे था, इनिशियली लिक्विड इस लेवल पे था, वहाँ से पहले वो नीचे आया वेसल की वजह से। तो ये वाली जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गामा वेसल, है ना। और ये जो कंप्लीट एरो मैंने दिखाया ये कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा रियल, अपने दम पे लिक्विड फिर ऊपर आया, और ये है डेल्टा वी एपरेंट। ठीक है, तो फाइनली हमें लिक्विड कहाँ दिखाई दे रहा है, फाइनली हमें लिक्विड इस लेवल पे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेट राइज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे गामा रियल बड़ा है और गामा वेसल जो है वो छोटा है। ठीक है, सेकंड केस में आपको दिखाता हूँ जब इसका उल्टा मामला हो जाए, यानी कि फिर से मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया है ना, और इनिशियली हमारा लिक्विड मान लीजिए इस लेवल पे था, ये रहा हमारा लिक्विड का लेवल, और इस बार क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि गामा रियल जो है वो छोटा है और गामा वेसल ज़्यादा है, यानी कि वेसल बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा, लिक्विड का लेवल नीचे गिरेगा। तो मान लीजिए लिक्विड का लेवल यहाँ गिर गया इस तरह से। ठीक है, और जब ऊपर उठने की बात आई, यानी जब गामा रियल की बात आई, तो गामा रियल बहुत कम था हमारा, तो लिक्विड ऊपर उठा लेकिन इतना ही ऊपर उठ पाया, यानी जो फाइनल लेवल है लिक्विड का वो यहाँ आ गया, यानी कि फाइनल लेवल हमें यहाँ मिल रहा है, जो कि ओरिजिनल लेवल से कम हो गया, क्योंकि ओरिजिनली वो कहाँ था, ओरिजिनली वो इस लेवल पे था, और अभी वो कहाँ आ गया, अभी वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो ब्लू एरो है अंदर वाला, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर का जो ब्लू एरो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग गामा वेसल, जो कि ज़्यादा है यहाँ पे, और ये जो लाल एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा
रियल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो गामा रियल कम है यानी लिक्विड कम एक्सपांड हो पाया, वेसल ज़्यादा एक्सपांड हो गया, तो नेट फॉल हो गया इन द लेवल में एक नेट गिरावट देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि वेसल ज़्यादा एक्सपांड हो गया, लिक्विड कम एक्सपांड हुआ। और यहाँ पहले वाले केस में क्या था कि वेसल कम एक्सपांड हुआ, लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड हो गया, तो नेट राइज नेट फॉल, ठीक है। और वही तीसरा केस जो है, तीसरे केस में हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, फिर से वही उस तरह से मैं बना लेता हूँ हमारा बीकर, और यहाँ पर ये फ्लास्क बना लिया मैंने, और यहाँ पे गामा रियल क्या है, इक्वल टू गामा वेसल है। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो मान लीजिए इनिशियली लिक्विड इस लेवल पे, तो अभी वेसल पहले तो एक्सपांड करेगा, लेवल नीचे आएगा, तो मान लीजिए लेवल नीचे आया और लेवल यहाँ आ गया, ठीक है। और लेवल यहाँ आ गया, उसके बाद ये ऊपर उठा गामा रियल की वजह से, गामा रियल की वजह से ऊपर गया, और गामा रियल की वजह से कितना ऊपर गया, जितने से नीचे आया था उतने ही से ऊपर गया, क्योंकि गामा रियल और गामा वेसल क्या है, बराबर है यहाँ पे। तो जितने से ये नीचे आया इसके वजह से, उतने से ही ऊपर चला गया इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो ब्लू एरो है ये गामा वेसल दिखा रहा है हमें, गामा वेसल, और ये जो रेड एरो ये हमें क्या दिखा रहा है, गामा रियल दिखा रहा है। और हम देख रहे हैं दोनों इक्वल हैं, तो इनिशियली वो इस लेवल पे था और बाद में भी उसी लेवल पे पहुंच गया, जितने से नीचे आया था उतने से ही ऊपर उठ गया, और यही हमारा इनिशियल लेवल था, यही हमारा फाइनल लेवल भी है, ठीक है। तो इस तरह की बात है, आप बोलिएगा तो मैं यहाँ इनिशियल फाइनल भी लिख देता हूँ। सो दिस इज़ आवर इनिशियल लेवल एंड दिस इज़ आवर फाइनल लेवल, दिस इज़ आवर इनिशियल लेवल एंड सॉरी this is our लंबा डंडी is our initial level and this is छोटा काला डंडी is our final level। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक नेट राइज देखने को मिला, यहाँ पे अल्टीमेटली एक नेट फॉल देखने को मिला, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यही हमारा इनिशियल लेवल है और यही हमारा फाइनल लेवल है। तो ना ही कोई नेट राइज ना ही कोई नेट फॉल। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से इस टेबल में समराइज़ किया गया है। तो इसमें आपको वही जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं उसी को टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे दे दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप कॉपी डाउन कर लें। पहले हम सिलसिला कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं मामला। पहले तो आप ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी डाउन कर लें और फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ आ जाएँ, आप ये इक्वेशन लिखें, पॉज करके आप ये कॉपी कर लें। और ये तीनों केसेस आपने अब यहाँ पर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यही तीनों केसेस मैंने टेबल के अंदर में लिखा है। तो आपने यहाँ पे ये तीनों केसेस कॉपी नहीं भी किए तो भी चलेगा, या आगे टेबल में जो दिया है वो टेबल ही आप ड्रॉ कर लें डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद फिर आप डिस्टेंस पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। ये तो बस समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम्स बनाए हैं ताकि इन फ्यूचर आप रिवाइज़ भी करें तो आपको याद आ जाए चीज़ें आसानी से, ठीक है। ये कॉपी कर ले डिस्टेंस और उसके बाद फिर आप ये कॉपी कर लें, ठीक है। ये भी आप कॉपी कर लेंगे, ये टेबल पॉज करके आप कॉपी कर लें अच्छे से। ओके डिस्टेंस, तो आज के लिए इतना बस करते हैं।